हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 4 AM। दोस्तों, आज हमारा जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए घटना चक्र का टो सीरीज का सेट 5 किया जा रहा है। तो जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे प्रश्न और डिस्कस भी हम लोग बेहतरीन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला। प्रथम प्रश्न क्या कह रहा है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आय क्या है? इसकी रिटायरमेंट एज पूछा है कि जो हाई कोर्ट होते हैं उनके जज कितनी उम्र में रिटायर हो जाते हैं। तो इस प्रश्न करने से पहले हम भारत की न्यायपालिका के बारे में रफली या मोटा-मोटा जान लेते हैं, जो हमको पता होना चाहिए। बेसिकली इतना तो आना चाहिए। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। अगर हम भारत की न्यायपालिका की हम बात करें, न्यायपालिका, तो भारत की जो न्यायपालिका है दोस्तों, उसके 3 स्तर होते हैं। भारत की न्यायपालिका के 3 स्तर हैं। कौन-कौन से? एक सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय इसके अंतर्गत और भी छोटे-छोटे न्यायालय होते हैं। ऊपर के जो 2 न्यायालय होते हैं ये उच्चतम ज्यूडिशरी यानी कि हायर ज्यूडिशरी के अंतर्गत आते हैं, जबकि लोअर वाले लोअर ज्यूडिशरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, थोड़ा अब हम डाल लेते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसके बारे में देख लेते हैं कि संविधान में इसका प्रावधान कहाँ है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को संविधान के भाग 5 में के अध्याय 4 में वर्णन किया गया है और जो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है? यहाँ पर तो उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की उम्र पूछ ली। सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायालय की सेवानिवृत्ति की उम्र पूछी जाए तो कितनी होगी? सर्वोच्च न्यायालय के जज की सेवानिवृत्ति की उम्र जो होती है दोस्तों वो होती है 65 वर्ष। ठीक है? एक प्रश्न और पूछ लिया था, किस अनुच्छेद में रिट की पावर सुप्रीम कोर्ट को है? तो वो है आपके अनुच्छेद 32 जो है, रिट की पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। आपके लिए एक प्रश्न ये है कि रिट वर्ड जो है किस देश से लिया गया है? आप ये कमेंट करके बताएंगे। क्लियर? ये तो मेनली रहा कि सुप्रीम कोर्ट में इतना तो पता होने चाहिए। क्लियर? अब अगर हम दोस्तों हाई कोर्ट की बात करें, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं। हाई कोर्ट किस संविधान में दिया है? वो संविधान के किस भाग में वर्णन है? तो इसका जो वर्णन है संविधान के भाग 6 में इसका वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक जो है हाई कोर्ट का जिक्र है। क्लियर? इसके जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जो सेवानिवृत्ति की जो उम्र होती है वो होती है 62 वर्ष। कितनी वर्ष होती है? 62 वर्ष। एक्चुअली क्या हुआ दोस्तों, पहले क्या थी? पहले 60 वर्ष उम्र हुआ करती थी। ठीक? लेकिन जब 15वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963 को जो है संशोधित करके उम्र कर दी गई 62। क्लियर? और ये जो है किस आर्टिकल में है? इसको जो है आर्टिकल अनुच्छेद 217 ए में ये रिटायरमेंट की उम्र की बात की गई है। क्लियर? ये तो इम्पोर्टेंट रहा। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति जो है इनकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन ये सलाह लेते हैं उस राज्य के राज्यपाल से और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर करते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हुई कि सुप्रीम कोर्ट के नहीं, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर। ठीक है? अच्छा, इनको शपथ कौन दिलाता है? नियुक्त तो राष्ट्रपति करता है, इनको शपथ जो उस राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। अगर राज्यपाल ना हो तो राज्यपाल जिस अधिकृत व्यक्ति को चुनता है उसके समक्ष जज को शपथ लेनी पड़ती है।
तो अब आप क्वेश्चन ये आराम से कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो ये होती है 62 वर्ष। क्लियर? 65 वर्ष तो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। ये बात क्लियर हुई? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों कि हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार की हैं? देखो हिमालय जो है ना पूरा बर्फ से ढका हुआ है, तो वहां पर बर्फ जो 12 मास ही जो है बर्फ पिघलती रहती है। वहां का पानी जो है, हिमालय की नदियों का पानी जो है वो सूखता नहीं है, कम नहीं होता है, तो बहता ही रहता है। 12 मासी नदियां हैं, तो इसलिए जो है हिमालय की नदियां जो है 12 मासी नदियों का एक प्रकार है। क्लियर? प्रश्न नंबर 3 की हम बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उपप्रकार है? तो बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना जो है वो घास के स्थल होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मित्रों हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है। तो यह केवल उन क्षेत्रों में शुरू किया गया जहां सिंचाई का आश्वासन दिया गया था। ठीक, ये भी बात सही है। ये मुख्य रूप से गेहूं और चावल उगाने वाले क्षेत्रों पर लक्षित था। ये भी ठीक है। ये कृषि आधुनिकीकरण के लिए निजी क्षेत्रों का कार्यक्रम था। निजी क्षेत्रों का तो ये कोई कार्यक्रम नहीं था, यानी कि ये बात गलत हो जाएगी। दूसरा देख लेते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। हाँ, हरित क्रांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी मदद की थी, तो ये भी बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी मतलब 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये निजी क्षेत्र का कार्यक्रम नहीं था। हरित क्रांति की अगर हम बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन की, भारत में इसके जनक कौन है? वो है एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अगर पूरे विश्व की हम बात करें तो वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक, ये बार बार इसलिए कराते हैं ताकि माइंड में आपके सेट हो जाए। गेहूं के जो हाई यील्डिंग सीड्स जो थे वो कहाँ से आए थे? वो आए थे मैक्सिको से। और चावल के जो सीड्स जो थे, चावल, वो आए थे फिलीपींस से। ठीक, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कोयले का उत्पादन नहीं करता? ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य जो है भारत में कोयले का उत्पादन नहीं करता? अच्छा प्रश्न है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, यहाँ तो कोयले के उत्पादन होते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो गुजरात इज अ राइट आंसर। क्लियर? अगर हम कोयले की हम बात करें, कोयला जो है 4 प्रकार का होता है। आप सीक्वेंस से याद करेंगे, ए बी एल पी। ठीक है, ए बी एल पी। ए का मतलब एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट। बी का मतलब बिटुमिनस। एल का मतलब लिग्नाइट। और पी का मतलब पिट। ठीक है, ये सीक्वेंस इसलिए बता दिए क्योंकि सबसे बेस्ट अच्छी क्वालिटी का एंथ्रेसाइट है, फिर उससे कम क्वालिटी का बिटुमिनस, फिर उससे कम लिग्नाइट, और सबसे घटिया नाम कोयला जो है वो है पिट। ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला जो है एंथ्रेसाइट है। ये कई बार एग्जाम में आया है। और भारत में जो है बिटुमिनस प्रकार का सबसे ज्यादा पाया जाता है। एंथ्रेसाइट जो है वो कश्मीर में के रियासी क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है, ये वाला कोयला। क्लियर? सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो गुजरात इज है राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6 की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? हमने कल भी डिस्कस किया था कि सपोज दैट ये सन है, और सन में जो है इस तरह से 8 आपके उपग्रह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो सबसे दूर होगा ना, उसकी तो सनलाइट यहाँ तक पहुंचेगी नहीं। तो सबसे जो लास्ट वाला उपग्रह होगा वही सबसे ठंडा होगा। और सबसे लास्ट का उपग्रह की ट्रिक हमने बताई थी, मेबे की माँ जी सुन। एन का मतलब हमने बताया था नेपच्यून।
ठीक, नेपच्यून का मतलब आपका वरुण। तो सबसे ठंडा उपग्रह जो होगा वो वरुण होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वरुण। हमने ट्रिक बताई थी याद करने का सीक्वेंस, मेबे की माँ जी सुन। यहाँ पर की ले लो इस तरह से, मेबे की माँ जी सुन। सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर, मार्स, अर्थ, वेनस और मरकरी। क्लियर? अगर हम मंगल ग्रह की बात करें, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड की यहाँ पर प्रचुरता पाई जाती है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह मोस्ट इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोबोस और डीमोस। इसके दो उपग्रह हैं, ठीक है। बाकी अरुण ग्रह जो है इसकी जो डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि बाकी ये जो है ना क्लॉकवाइज घूमता है इस तरह से, ये और एक शुक्र ग्रह, ठीक। अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह दो ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी की दिशा में घूमते हैं। बाकी सभी जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये बात क्लियर रखना है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यूजर इंटरफेस डेट डेट दिस का वह भाग होता है जो यूजर को जानकारी प्रविष्ट करने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। तो ये जो है होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर को जानकारी प्रविष्ट करने और प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न नंबर 8। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, तो उस इकाई को क्या कहते हैं? तो मनुष्य का शरीर जो है ना छोटी-छोटी इकाइयों से बनता है और इन इकाइयों को दोस्तों कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका या सेल। ठीक। कोशिकाओं की खोज जो है सबसे पहले किसने की थी? ये की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक, और कब? 1665 ईस्वी में जो है कोशिका की खोज जो रॉबर्ट हुक ने की थी। ये ईयर भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी जो सेल थ्योरी जो है किसने दी? सेल थ्योरी जो है स्लाइडेन एंड स्वान नामक दो व्यक्ति ने दी। स्लाइडेन एंड स्वान जो है कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन और स्वान ने दिया। कोशिका जो है दोस्तों दो प्रकार की होती हैं। एक वो होती है जो प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्लियर, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल, ठीक। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं? जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, यानी कि केंद्रक कला नहीं होता है। न्यूक्लियस भी नहीं होता है, यानी कि केंद्रक नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो है 70S प्रकार के 70S प्रकार के इसमें जो है राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल हैं उसमें कितने प्रकार की राइबोसोम पाई जाती हैं? तो कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 70S प्रकार की पाई जाती हैं। बाकी ये जो है वेल डेवलप्ड होता है, इसमें कोशिका केंद्रक भी होता है, केंद्रक कला भी होती है, और इसमें जो है 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। ये मेन डिफरेंस इसमें और होता है। राइबोसोम की जो अगर हम बात करें खोज जो है वो पैलाडे ने की थी। सबसे पहले राइबोसोम की खोज जो है पैलाडे नामक व्यक्ति ने की थी, ठीक है। और कोशिका में क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कोशिकाएं हो जाएंगी, ठीक। कोशिका जो है शरीर का फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। इसको जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जीन की हम बात करें तो दोस्तों जीन शब्द जो है वो जोहानसन ने दिया था। जोहानसन ने यूज किया था। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉनसन ने दिया था, और जीन थ्योरी जो है वो चार्ल्स डार्विन ने दी है। चार्ल्स डार्विन, ठीक। जीन होते क्या है? जीन जो है जो दोस्तों डीएनए का सबसे छोटा खंड है जिसमें जो है जेनेटिक कोड होते हैं, ठीक है। जीन जो है डीएनए का सबसे छोटा खंड होता है। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने सर्वप्रथम किया। जीन थ्योरी जो है चार्ल्स डार्विन ने दी। क्लियर? सो
इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो कोशिकाएं इज अ राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, पेन चेंज कर लेते हैं। कह रहा है कि रक्त पट्टिकाणु जिसे कहते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इस प्रश्न को करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि होता क्या है। हमारी बॉडी में होता है ब्लड। ब्लड जो होता है दोस्तों वो मेनली दो प्रकार का होता है। उसमें क्या होता है, एक तो आपका प्लाज्मा होता है ब्लड में, और होता है ब्लड कार्पल्सेस। कार्पल्सेस, ये जो ब्लड कार्पल्सेस होती हैं यानी कि रुधिराणु बोले हिंदी में कहें, रुधिराणु। ये रुधिराणु जो है 3 प्रकार के होते हैं। हमारी बॉडी में ब्लड कार्पल्स होती हैं, प्लाज्मा होता है, और ये जो रुधिराणु होते हैं या ब्लड कार्पल्सेस, ये 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें हम कहें आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ठीक, तो प्लेटलेट्स जो है हमारा ब्लड का एक पार्ट होता है, ये बात यहाँ से क्लियर हुई। आरबीसी का मतलब राइबोन्यूक्लियस ब्लड सेल्स, व्हाइट रेड ब्लड सेल्स, और ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। आरबीसी को और क्या कहते हैं? आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। वहीं डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है दोस्तों आपका थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये प्लेटलेट्स जो है ना, ये बात समझ में आई। अब प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है? प्लेटलेट्स जो है दोस्तों, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यानी अंदर तो ब्लड क्लॉटिंग करेंगे तो हम लोग मर ही जाएंगे ना। जब हमारा बॉडी कट जाता है तो ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है कौन? थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। ये केवल मनुष्य में पाई जाती हैं। ठीक है, और इनका निर्माण जो है दोस्तों प्लेटलेट्स का, वो कहाँ होता है? हमारे अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, जिसे हम बोन मैरो भी कहते हैं। इनका जीवन काल जो है, लाइफ स्पेन जो होता है या जीवन काल कहें, वो कितना होता है? इनका 7 से 10 दिन तक जीवन काल होता है, ये बनती रहती हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन थे थोड़ा इंपॉर्टेंट। ब्लड, सो ब्लड एक आपका कनेक्टिव टिश्यूज है। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट, क्योंकि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम जो है थ्रोम्बोसाइट। क्लियर। ल्यूकोसाइट आप जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, अब आप जान चुके हैं। एरिथ्रोसाइट आप जानते हैं कि आरबीसी को कहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों कि विशेष रूप से उमस भरी गर्मी के दौरान, है ना, जब उमस भरी गर्मी होती है तो शरीर से निकलने वाली दुर्गंध, जो पसीने जो होते हैं पर डेड डेज की क्रिया का कारण होता है। तो किसकी वजह से जो शरीर से पसीना निकलता है उसमें दुर्गंध होती है? कौन होता है जिम्मेदार? क्या नमी होती है जो हमारे एनवायरनमेंट में होती है? क्या जीवाणु करते हैं? या मेलानिन होता है? या विषाणु होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं। ठीक, बैक्टीरिया की खोज किसने की? ये भी प्रश्न में पूछ लिया जाता है। ये है एबी ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न क्या लग रहा है कि प्राकृतिक स्रोत अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये देखना है, और कौन कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। संतरा में सेट्रिक अम्ल होता है, यस होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ये भी ठीक है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है, ये भी सही है। इमली में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, नहीं। इमली में ऑक्जेलिक अम्ल नहीं दोस्तों, इमली में जो है टार्टरिक अम्ल होता है। क्या होता है? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल जो है इमली में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल तो आपका जो है टमाटर में होता है, ये भी पूछा जाता है। और किसमें होता है? और आपका पालक में होता है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी इज अ राइट आंसर, क्योंकि इमली जो है ऑक्जेलिक अम्ल नहीं होता, टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, एक आपका सेब का पूछ लिया जाता है, सेब में कौन सा होता है? तो सेब में दोस्तों जो है मैलिक अम्ल होता है। ठीक,
नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण जो पहलू है, ये किसका महत्वपूर्ण पहलू है? ये आपका जो है पूंजीवाद का पहलू है, और पूंजीवाद को उदारवादी भी कहा जाता है। ठीक, उदारवादी। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि अर्थव्यवस्था के 3 टाइप होते हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, तो इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? एक तो होता है उदारवादी, ठीक, जिसे हम पूंजीवादी भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका समाजवादी, समाजवादी, इंग्लिश में कहें तो सोशलिस्टिक, और तीसरी व्यवस्था जो होती है वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। उदारवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है। इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं, निजी क्षेत्र जो है स्वतंत्र होता है और उसका आधिपत्य होता है, ठीक है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो है कंट्री कहाँ-कहाँ है? आपकी यूएसए में, और ये ब्रिटेन में जो है उदारवादी अर्थव्यवस्था है, और फ्रांस में भी होता है, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें सरकार का आधिपत्य होता है, ठीक। मार्केट में जो कंट्रोल होता है वो सरकार का होता है, और ऐसी जो है यूएसएसआर में है, सोवियत संघ में ये व्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों प्रकार की समाहित होती हैं। इसमें उदारवादी भी होता है और समाजवादी भी व्यवस्था होती है, और ये जो है भारत में इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था है। आपने देखा होगा भारत में सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। क्लियर? अगर हम अर्थव्यवस्था के जनक की हम बात करें, तो ये कौन है? ये आपके एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ जो है वो अर्थव्यवस्था के जनक हैं। क्लियर? तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लाए हरुबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में किसका प्रारंभिक रूप है? लाए हरुबा जो है दोस्तों मणिपुर का एक नृत्य है। तो मणिपुर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा मणिपुरी। ठीक, आप जानते हैं कि शास्त्रीय नृत्य जो है पहले 8 थे, अब एक और बढ़ा दिया गया तो 9 हो गए। जो एक बड़ा है वो आपका है आपका छऊ। छऊ भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों आपका मयूरभंज छऊ, जो कि ओडिशा में किया जाता है, ठीक। एक होता है पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ, ये कहाँ, ये आपका वेस्ट बंगाल का होता है। और एक होता है आपका सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ, जो कहाँ है, झारखंड में है, ठीक है, झारखंड। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इनमें से मोहिनीअट्टम कहाँ का, ये आपका केरला का है। सत्रिया भी आपका शास्त्रीय नृत्य, ये आपका असम का है। कथकली भी केरला का है। बाकी बचे आपके भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ये आपका तमिलनाडु, कथक यूपी। क्लियर? और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी मतलब कुचिपुड़ी अंधे हो गया, पूरी कुचलती, तो ये आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। इनका सारा का जो है वो नाट्य शास्त्र में इनका जिक्र है, नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ये आपके भरत मुनि, ठीक है, इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस धार्मिक समूह के लोग नवरोज उत्सव मनाते हैं? है ना? ये मनाते हैं पारसी धर्म के लोग, और इसको जो है पारसियों का नव वर्ष भी कहा जाता है, नव वर्ष भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15 की हम बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। 1 जून की बात करें तो आपका जीएसटी डे जो 1 जून को मनाया जाता है। 1 जुलाई को आपका जीएसटी डे मनाया जाता है, और 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, चिकित्सक दिवस जो है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है।
29 अगस्त की अगर हम बात करें तो ये आपका राष्ट्रीय खेल दिवस जो है आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? ये तो पता है कि टी20 अपने भारत ने जीता। 50 वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, जो हमारे लिए दुखदायक था। ठीक है। तो अच्छा, आप जो टी20 वर्ल्ड कप की हम बात करें, इसको किस कंट्री ने होस्ट किया था? ये जो यूएस एंड वेस्ट इंडीज इसमें हुए थे। टोटल कितने कंट्री ने भाग लिया? तो इसमें जो है टोटल 20 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था। टोटल मैच कितने हुए थे ये भी पूछा जा सकता है। तो टोटल 55 मैच हुए थे और इसका फाइनल मैच जो है, फाइनल मैच कब हुआ था? ये हुआ था 29 जून 2024 को। और ये हुआ कहाँ था? उस स्टेडियम का नाम था केसिंगटन ओवल। केसिंगटन ओवल में हुआ था और जो आपका कहाँ है? बारबाडोस में है। बारबाडोस में। इस टी20 में बेस्ट प्लेयर कौन रहा है, या प्लेयर ऑफ द सीरीज की हम बात करें, प्लेयर ऑफ द सीरीज तो बोल रहे जसप्रीत बुमराह। अपने जस्सी भाई रहे जसप्रीत बुमराह रहे। और सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? मोस्ट रन जो बनाए वो बनाए रहमानुल्लाह गुरबाज ने बनाया। गुरबाज। अरे जी, अफगानिस्तान का खिलाड़ी है। अफगानिस्तान से ओपनिंग बैट्समैन बैटिंग करता है ना ये, रहनवाज गुरबाज, रहमानुल्लाह गुरबाज। ओके। और रनर अप रहा था अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है उप विजेता रहा था। प्रश्न नंबर 17 की हम बात करें, कह रहा है कि जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो है नई दिल्ली में किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न करंट का था ये। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस मिशन के तहत अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च जो है मिशन कर्मयोगी के तहत किए। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दोस्तों भारत सरकार के अन्नपूर्णा योजना, एक तो ये अन्नपूर्णा योजना जो है 2000 और 2001 में स्टार्ट हुई। ठीक है। ये जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस योजना में जो है 60 वर्ष या उससे अधिक, नहीं 60 वर्ष, 65 वर्ष है ना यहाँ पर, 65 वर्ष या उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह जो है, प्रति माह 10 केजी खाद्यान्न देने का प्रावधान है। तो वरिष्ठ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना जो है इसका मेन उद्देश्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी इज अ राइट आंसर। क्लियर? ये 2000 और 2001 के लगभग बीच में शुरू हुई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको रेगुलेट करता है। इसमें क्या होता है कि 65 वर्ष के अधिक के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, 65 वर्ष या उससे अधिक, उनको प्रति माह 10 किलोग्राम जो है खाद्यान्न वितरण का लक्ष्य रखा है अ, भारत सरकार ने। ठीक। और ये पूरी तरह भारत सरकार द्वारा रेगुलेट की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न नंबर 20। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध ने, में होगा मैं नहीं, बुद्ध ने कहाँ पर जो है एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? या कुशीनगर, उज्जैन, बोधगया और सारनाथ? ठीक है, ये प्रश्न हम बाद में करेंगे, पहले थोड़ा गौतम बुद्ध जी के बारे में जान लेते हैं। ठीक। हम बात करेंगे गौतम बुद्ध जी की।
ठीक, पहले तो इनके बचपन का नाम क्या है? इनके बचपन का नाम जो है वो है आपका सिद्धार्थ। क्लियर? सिद्धार्थ जो है इनके बचपन का नाम है। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, ये भी पूछ दिया था कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 563 ईस्वी में। ठीक, 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम सिद्धोधन शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। ठीक है, ये आप लिख लेना। और इनका लालन पालन जो है इनकी मौसी ने किया, क्योंकि इनके बचपन में ही इनकी माताजी गुजर गई थी। और उनकी मौसी का नाम जो था वो प्रजापति गौतमी था। प्रजापति गौतमी। ठीक, 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध जी ने क्या था? गृह त्याग किया था। ठीक, गृह जब त्याग किया था, ये 29 वर्ष के थे और इस गृह त्याग को जो है महापरिभ्रमण कहा जाता है। महापरिनिष्क्रमण, सॉरी, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण, ये प्रश्न पूछ दिया जाता है, विनिष्क्रमण। ठीक है, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और इन्होंने जो है, जब इन्होंने किया तो इन्होंने 6 वर्ष तपस्या की। यहाँ पर पूछ दिया ना कई दिनों तक, तो इन्होंने जो है 6 वर्ष तपस्या की थी। ठीक, 6 वर्ष तपस्या की थी। कहाँ पर? इन्होंने किया था पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में। बोध गया, और कहाँ पर? पीपल के पेड़ के नीचे। और ये जो है पीपल का पेड़ जो है किस नदी के किनारे था मित्रों? ये भी प्रश्न में पूछ दिया जाता है। तो ये जो था निरंजना नदी के किनारे इन्होंने जो है तपस्या की थी, निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, तो जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उस टाइम उनकी उम्र जो हो गई थी 35 वर्ष हो चुकी थी। ठीक, यानी कि 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये बात क्लियर हुई? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कहलाए क्या? बुद्ध। ठीक, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। ठीक है, और इनकी पत्नी और एक इनका बेटा राहुल था। ठीक है, पत्नी इनकी यशोधरा थी। इनके घोड़े का नाम भी पूछ दिया जाता है। घोड़े का नाम था इनका कंथक। ठीक है, कंथक इनके घोड़े का नाम था। क्लियर? और इनके 3 पिटक हैं। 3 पिटक इनके हैं। कौन-कौन से हैं? अभिधम्म पिटक, पहले ले लेते हैं सुत्त पिटक। ठीक, इम्पोर्टेंट है। विनय पिटक, और तीसरा आपका अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, विनय पिटक था जो आपके आनंद जी ने लिखा था। सॉरी, सुत्त पिटक के जो रचयिता हैं वे हैं आनंद। विनय पिटक के उपाली, और अभिधम्म पिटक के जो हैं वो है मोगली पुत्र सुत। मोगली पुत्र सुत। ठीक है, ये जो है इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा और क्या प्रश्न बन सकता है? हाँ, इनकी 4 बौद्ध संख्या, थोड़ा एक पेज जोड़ लेते हैं। ठीक है, 4 बौद्ध संगतियां हुई। 4 बौद्ध संगतियां थी। ये भी यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, संगतियां। ठीक, अब ये 4 बौद्ध संगतियां हुई, ये कहाँ-कहाँ हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? उस समय शासक कौन था? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो इसको देख लेते हैं। इसके लिए हमने एक ठीक डेवलप करने की कोशिश की है, इसको समझते हैं। ठीक, ये जो है 4 संगतियां हुई। ठीक, पहले हम यहाँ बात करेंगे फर्स्ट संगति की, सेकंड, थर्ड संगति और फोर्थ। ठीक, ये इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो होंगे दोस्तों फर्स्ट संगति पर, वो स्थान की हम बात करेंगे कि किस स्थान पर हुई कौन सी संगति। दूसरे में यहाँ पर हम बात करेंगे कि वहां पर जो है उसका शासक कौन था इस टाइम? शासक। ठीक, और तीसरा जो होगा वो यहाँ पर होगा अध्यक्ष। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ से पूछ जाता है। तो आप पहले याद रखेंगे राम। ठीक, यानी कि पहली जो संगति थी उसमें थे राम। राम में रा का मतलब आपका राजगृह। ठीक, रा से आया ना, राजगृह। आज से मतलब शासक जो था वो अजात शत्रु था। अजात शत्रु। ठीक है, और एम से जो थे यानी कि अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। महाकश्यप।
ठीक, ये तो पहले याद हो गया ना। यानी कि पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी राजगृह में। दूसरी हुई थी अध्यक्ष थे अजातशत्रु और नहीं, शासक जो थे अजातशत्रु थे और अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। ठीक, फिर आप याद रखेंगे विकास। विकास मतलब BKS। ठीक है, BKS। बी से आपका वैशाली, बी से आप यहाँ लिख सकते हैं वैशाली। ठीक, का से जो शासक जो थे उस टाइम वो थे कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। कालाशोक। और एस से जो यानी कि अध्यक्ष जो थे उस टाइम वो थे सावक मीर। ठीक, सावक मीर थे। तीसरा विकास हो गया। फिर तीसरा लिखेंगे पाम, PAM, पाम ले लो। पी से आपका हो गया आपका पाटलिपुत्र। ठीक, पी से पाटलिपुत्र। ए से अशोक और एम से जो था वो थे मोगली सुतपुत्र। ठीक है, एम से कौन है? मोगली सुतपुत्र, मोगली सुतपुत्र। ठीक, और चौथा आप याद रख लेंगे KKB। KKB, के से आपका कुंडलवन, पेन चेंज कर लेते हैं, कुंडलवन। और कुंडलवन कहाँ था दोस्तों? ये आपका कश्मीर में था। ठीक है, और के से आपका यहाँ पर शासक कौन था? के से आपका था शासक कनिष्क। कनिष्क। और बी से जो थे वो आपके थे वसुमित्र। वसुमित्र। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट था। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। देखो, पहली बौद्ध संगति हुई राजगृह में, शासक थे अजातशत्रु और वहां पर जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। दूसरी बौद्ध संगति हुई वो हुई वैशाली में। ठीक, शासक थे कालाशोक और वहां पर अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो सावक मीर थे। तीसरी बौद्ध हुई पी में पाटलिपुत्र, ए फॉर अशोक और एम फॉर मोगली पुत्र सुत। ठीक, के फॉर कुंडलवन। कुंडलवन आपका कश्मीर में। फोर्थ जो बौद्ध संगति हुई वो कुंडलवन में हुई, कश्मीर में। इसके शासक जो थे कनिष्क थे इस टाइम शासन, और अध्यक्ष थे वसुमित्र। ठीक, दोस्तों ये फोर्थ जो बौद्ध संगति हुई इसी में जो है बौद्ध धर्म डिवाइड हो गया। बौद्ध धर्म डिवाइड। ठीक, किसमें? महायान और हीनयान में। ठीक, हीनयान, महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म डिवाइड हो गया था। क्लियर? तो प्रश्न क्या था? तो इन्होंने कहां पर प्राप्त की? इन्होंने बोध गया में प्राप्त की। अच्छा, एक क्वेश्चन और दिमाग में आया कि गौतम बुद्ध जी की जो है मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु जो हुई थी वो इनकी हुई थी कुशीनगर में। ठीक, और मृत्यु को कहा जाता था महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण से इसको किया जाता था। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण कराया? ये थे आपके शाहजहां। क्लियर? तो आगरा में शीश महल का निर्माण कराया शाहजहां ने। प्रश्न नंबर 22 की हम बात करें। कह रहा कि विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मेलन या विश्व धर्म संसद में कहां पर भाग लिया था? ये तो आपको पता होना चाहिए, शिकागो में। ये कब गए थे? ये जो है 1893 में ये जो है शिकागो गए थे। कब गए थे? 1893 में। ठीक, वहां पर इन्होंने जो है भाग लिया। और इनके साथ एक महिला आई थी, मार्गरेट नोबेल, जिसे मार्गरेट नोबेल नाम था। मार्गरेट नोबेल। ठीक, विवेकानंद जी से प्रभावित होकर ये भारत आए और इनको जो है सिस्टर निवेदिता कहा। सिस्टर निवेदिता इनको भारत में कहा गया, निवेदिता। क्लियर? इंपॉर्टेंट था। अगर हम विवेकानंद जी की हम बात करें तो इनका बचपन का नाम जो है वो नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त जो है इनका बचपन का नाम था, ये भी पूछ जाता है। विवेकानंद जी को स्वामी विवेकानंद किसने कहा? ठीक, स्वामी विवेकानंद जो जी ने कहा था वो महाराजा अजीत सिंह खत्री ने कहा था।
महाराजा अजीत सिंह खत्री ने जो है इनको स्वामी विवेकानंद कहा। खत्री, ठीक। स्वामी विवेकानंद जी ने जो है परमहंस मिशन चला रहे हैं। परमहंस मिशन जो है वो कहाँ पर स्टार्ट किया? ये इन्होंने जो है कोलकाता में परमहंस मिशन चलाया था। कोलकाता में कब? 1897 ईस्वी में। क्लियर? स्वामी विवेकानंद जी को जो है और क्या क्या कहा जाता है? इनको जो है नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। नव हिंदू जागरण का संस्थापक, नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है। और इनके जो है पत्रिकाएं हैं, दो इनकी पत्रिकाएं याद रखेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिसमें से एक आपका प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत जो कि आपकी इंग्लिश भाषा में, दूसरी है जो इनकी प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन, उद्बोधन, ठीक, जो कि आपकी बंगाली भाषा में है। क्लियर? सो इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो ये जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया कि भारत में एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया और जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 72 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक, अनुच्छेद 72 में। 78 में जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी जो है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 78 में। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। 79 में अगर हम बात करें तो संसद का गठन जो है 79 में है। ठीक, संसद का गठन। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। प्रश्न नंबर 24 दोस्तों क्या है कि कानून का शासन की अवधारणा प्रतिपादित किसने किया? ये जो है किया एबी डाइसी। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो एबी डाइसी इज राइट आंसर, क्योंकि कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन जो है एबी डाइसी ने किया। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें और आज का ये अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि संसदीय समितियां के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये जो संसदीय समितियां दी गई हैं और ये स्थायी समितियां भी होती हैं, तो इनके बारे में जानना है। पहला क्या कह रहा है कि लोक लेखा समिति, दूसरी है प्राक्कलन समिति और तीसरी है आपकी सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। 3 समितियां यहाँ पर दी गई हैं। ठीक, पहले तो इन 3 समितियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि है क्या, फिर तभी तो आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें दी है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, ठीक है। लोक लेखा समिति की अगर हम बात करें तो इसमें जो है दोस्तों टोटल 12 मेंबर होते हैं। इन 12 मेंबर में से 17 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 15 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 7 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो दोस्तों विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता जो है लोकसभा का अध्यक्ष होता है और ये जो नियुक्त किया जाता है, इसको नियुक्त कौन करता है? ये इसको जो है लोकसभा स्पीकर द्वारा जो है इसे नियुक्त किया जाता है। क्लियर? इसका कार्यकाल जो होता है इस समिति का वो 1 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। ठीक, इसको जो है दोस्तों प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम दूसरी समिति क्या थी? दूसरी थी आपकी प्राक्कलन समिति।
प्राक्कलन समिति। देखो इसमें 30 मेंबर होते हैं, ठीक। 30 के 30 जो मेंबर हैं वो लोकसभा के होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो है ना एकल संक्रमण मत द्वारा चुने जाते हैं, इसको अध्यक्ष सभी को नहीं चुनता है, ठीक। और इसमें जो इसका अध्यक्ष जो होता है वो सत्ता पक्ष का एक नेता होता है, इसका अध्यक्ष। इसमें मंत्री-यंत्री नहीं होते हैं, ठीक है। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तीसरी समिति थी सार्वजनिक उपक्रम की समिति, सार्वजनिक उपक्रम की समिति। दोस्तों इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, कई 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इस किसी भी समिति में मंत्री कोई इसका सदस्य नहीं होता, ठीक है। सो अब प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं होता। हाँ, ये हम लोगों ने डिस्कस किया, नहीं होता है, यानी कि ये बात ठीक है, सदस्य नहीं होता, ये बात ठीक है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नहीं, ये चुने जाते हैं, एकल संक्रमण मत द्वारा चुने जाते हैं, वो अध्यक्ष का नियुक्त करता है। तो ये बात गलत है, ठीक। ये बात गलत है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। एक मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य हो सकता है, मंत्री तो इसका सदस्य हो ही नहीं सकता यदि उसे अध्यक्ष, ये भी बात गलत है। कह रहा है कि सार्वजनिक उपक्रमों की समिति का सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। नहीं, इन सबका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। तो इन 4 स्टेटमेंट में से एक की ही बात बिल्कुल सही है, और वो कौन सी है? ए वाली, क्योंकि एक मंत्री लोकसभा का सदस्य होता ही नहीं है, लोक लेखा समिति का। क्लियर? तो आंसर जो हो जाएगा डी इज अ राइट आंसर। क्लियर? सो दोस्तों ये 25 प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके साथ साथ जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।